गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी, आज 12 मार्च है और मुझे क्वींस टाउन जाना है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद मैं सीधा निकल गई अपने ऑफ़िस के लिए। ऑफ़िस मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो कंप्लीट करके और फिर मेरी शटल मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। एंड आज मौसम भी बहुत अच्छा है। पिछला लास्ट वीक जो था पूरा, उसमें बहुत ठंड थी और बारिश हो रही थी। एंड आज अच्छी धूप निकली हुई है एंड होपफुली क्वींस टाउन में भी अच्छा मौसम होगा आज। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई हूं अपने ऑफिस। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और मेरी शटल आ गई है मुझे पिक करके एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। हेलो अजय, गुड मॉर्निंग। मेरे ऑफ़िस से एयरपोर्ट की डिस्टेंस सिर्फ 4 से 5 मिनट की है और मैं यहाँ पे रास्ता एंजॉय कर रही हूँ। रास्ते में यूनाइटेड स्टेट्स एंटार्कटिक प्रोग्राम सेंटर भी आता है जो कि बहुत देखने वाली चीज़ है। एंड फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। थैंक यू। ये है क्राइस्टचर्च का छोटा सा एयरपोर्ट। फिर मैं गई कियोस्क के पास क्योंकि मुझे एक फ़िज़िकल बोर्डिंग पास लेना था। ऑल्दो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक डिजिटल बोर्डिंग पास था। ये मैं इसलिए इकट्ठा कर रही थी ताकि जब मेरे 100 बोर्डिंग पास हो जाएं तो मैं एक वीडियो बना सकूं और ख़ुद को एक रिमाइंडर दे सकूं एज अ मेमोरी कि मैंने कभी 100 बार एयर ट्रैवल करके अपने लिए एक माइलस्टोन अचीव किया था। कस्टम्स क्लियर करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने गेट के लाउंज में और यहाँ पर एक ये डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। मेरी फ़्लाइट में अभी 1 घंटे का टाइम पड़ा है तो मैं यहाँ पर जगह देख रही हूँ ताकि मैं अपना लाइव कर सकूँ। एंड फाइनली मुझे अच्छी सी जगह मिल गई थी जहाँ से मुझे अच्छा सा व्यू दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पे बैठ के अपना लाइव स्टार्ट किया और अपने दोस्तों के साथ बातें की। उसके बाद फिर यहाँ पर बोटिंग स्टार्ट हो गई थी हम लोगों की, तो मैंने लाइव बंद कर दिया एंड फिर मैंने प्लेन में बोर्ड किया। मैं अपनी विंडो सीट एडवांस में ही बुक कर लेती हूँ ताकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। क्राइस्टचर्च से क्वींस टाउन की फ़्लाइट एक छोटी बट बहुत ही सीनिक फ़्लाइट लगती है। जैसे ही हम क्राइस्टचर्च से टेक ऑफ करते हैं, नीचे आपको वाइट ग्रीन प्लेन्स एंड माउंटेन्स दिखाई देने लगते हैं। माउंटेन्स प्लेन की दूसरी साइड रह गए हैं और मैं इस साइड बैठी हुई हूँ, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो माउंटेन पीक्स मुझे मेरी बहुत सारी और वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। अभी हम लोग क्वींस टाउन अप्रोच करने लगे हैं। नीचे क्वींस टाउन के ब्लू लेक्स चमक रहे हैं एंड क्लाउड्स एकदम ड्रीमी लग रहे हैं। अभी जो ये माउंटेन रेंजेस आप आगे देखोगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। जब इन पर स्नो पड़ती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हम किसी पोस्ट कार्ड के ऊपर किसी फ़ोटो को देख रहे हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हीं माउंटेन्स के बीच में से हमें आज ड्राइव करके वापस भी जाना है और ये कोई 7 आवर्स की ड्राइव रहेगी। एंड जैसे ही हम लोग क्वींस टाउन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग किसी जुरासिक पार्क मूवी के सेट पर हैं, क्योंकि क्वींस टाउन जो है वो बहुत ही फेमस माउंटेन से सराउंडेड है। एंड ये बहुत ही एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो पहली बार क्वींस टाउन आ रहे हैं। It doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. ये है क्वींस टाउन का एयरपोर्ट। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है। बट यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है, आओ मैं दिखाती हूँ। और वो है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है नमस्ते। चलो अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर का सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट के जस्ट बाहर पीने के पानी का अरेंजमेंट हो रखा है। एंड ये देखो, ये कितना सुंदर नज़ारा है, बड़े बड़े माउंटेन्स और उसके बीच में ये सुंदर सा एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे ऑन राइट साइड यहाँ पर एक खाने का स्टॉल भी लगा रहता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो। एंड बिल्कुल सामने है टैक्सी स्टैंड एंड यहाँ पर शटल्स भी आती हैं, उबर भी आती है। यहाँ पर ये डोनेशन के लिए भी कुछ इन्होंने लगा रखा था। फिर मैंने ये हेलीकॉप्टर देखा और मैं फिर इसको रिकॉर्ड करने लग गई। मेरे पास टाइम पास करने के लिए समय ही समय था। फिर मैं निकल पड़ी थी अपनी गाड़ी पिक करने के लिए। कस्टमर को मैंने बोल दिया था कि तुम वहाँ पे पार्किंग में छोड़ के चले जाना, तो मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँगी। पर फिर भी मेरा मन ही नहीं भर रहा था ये सीनरी से, तो मैं इनको देखते और रिकॉर्ड करते जा रही थी। पता नहीं मैं इसको कैमरे पे कैसे दिखाऊं। ये कैमरे पे सुंदर दिख रहा होगा पर जो सामने से मैं देख पा रही हूँ वो अलग ही एक तरह का नज़ारा है।
ये देखो, यहाँ पर एक ये माइलस्टोन लगा हुआ है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री की कौन सी सिटी इस पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर है। एंड फिलहाल मेरी गाड़ी मुझसे सिर्फ 100 मीटर दूर है। ये रही। आई एम इन माई कार, लेट्स गो एवरीबॉडी। अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे क्वींसटाउन सिटी में। वो सिटी यहाँ से एयरपोर्ट से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे थोड़ा सा घूम पे फिर के खा पी के अगर कुछ मिला तो ढंग का, फिर हम लोग निकल पड़ेंगे क्राइस्ट चर्च के लिए। अप्रूव हो गया, चलो दोस्तों। मुझे मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिटी का रास्ता पता है यहाँ से। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। एज़ वी आर ड्राइविंग फ्रॉम क्वींसटाउन एयरपोर्ट टू क्वींसटाउन सिटी, मैं इस शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। क्वींसटाउन वाज स्टार्टेड एज गोल्ड माइनिंग टाउन ड्यूरिंग 1860s ओटागो गोल्ड रश। बाद में लोगों ने इसका नाम क्वींसटाउन रख दिया क्योंकि लोगों का मानना था कि ये शहर इतना सुंदर है कि ये एक क्वीन के रहने के लिए परफेक्ट फिट है। एंड अभी जो सामने आप देख रहे हो ये है लेक वाकाटीपू एंड ये दोनों साइड से माउंटेन से सराउंडेड है। आगे जाके मैं आपको इसका एक प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी। जो क्वींसटाउन सिटी है वो एयरपोर्ट से ऑल्दो 6 से 7 किलोमीटर दूर है एंड हार्डली वहाँ पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। बट आप थोड़ा जर्नी को स्लो कर सकते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू आते हैं। अभी अगर आप मेरे राइट साइड में देखो, आपको माउंटेन्स के ऊपर थोड़े घर दिखाई देंगे, बट एक्चुअली ये घर नहीं है, ये रिजॉर्ट्स एंड मोटेल्स हैं लोगों के रहने के लिए, टूरिस्ट्स के रहने के लिए। एंड ऑन माई लेफ़्ट साइड यहाँ पर लेक वाकाटीपू है जो कि अलोंग द वे आगे आगे चलती जाती है। चलो यहाँ पर लेक वाकाटीपू का एक प्रॉपर व्यू देखते हैं हम लोग। देखो सामने ये मोटेल्स एंड होटल्स हैं टूरिस्ट के लिए एंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है लेक वाकाटीपू। देखो कितनी सुंदर है ये। एंड वो बिल्कुल सामने वहाँ पर एयरपोर्ट था एंड ये वाली माउंटेन रेंजेस थी जो वहाँ पर दिखाई दे रही थी। एंड ये छोटे छोटे जो घर दिख रहे हैं ये लोगों के घर बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में। इस लेक का कलर एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर का है एंड ये देखो लोगों के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर मैं क्वींसटाउन की थोड़ी सी और बात करूं तो जो क्वींसटाउन कभी गोल्ड माइनिंग के लिए पॉपुलर था, आज उसको एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। एंड आज दुनिया भर से लोग यहाँ पर बंजी जंपिंग, स्कीइंग, जेट बोटिंग एंड और पता नहीं कितने तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं। मैंने इस वीडियो में एयरपोर्ट से सिटी का रास्ता पूरा नहीं दिखाया है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है एंड एयरपोर्ट से सिटी का रास्ता मैंने पूरा दिखाया हुआ है एंड उसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। एंड वो बिल्कुल ऊपर स्काईलाइन क्वींसटाउन है, यहाँ से लोग गंडोला सीनिक राइड्स लेते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं क्वींसटाउन सिटी के बिल्कुल सेंटर में जो कि है शॉर्टओवर स्ट्रीट। जैसे जैसे आप सिटी की तरफ आते हो तो वाइब पूरी तरह से चेंज होने लगती है। यहाँ पर पहले आप पीसफुल लैंडस्केप्स, लेक्स एंड माउंटेन्स देख रहे थे, वहीं पर दिस टाउन इज़ फुल ऑफ कैफ़ेज़, शॉप्स एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बर्गर पॉइंट भी है जिसका नाम है फर्ग बर्गर्स। ये देखो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है। जितने भी लोकल या इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर क्वींसटाउन में आते हैं वो इस बर्गर पॉइंट पर डेफिनेटली आते ही आते हैं। मैं कभी नहीं आई हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बर्गर लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है एंड बहुत वेट करना पड़ता है। ये आगे देखो, आगे यहाँ पर 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक का नाम है मिर्च मसाला, ये देखो, एंड सेकंड इज़ बॉम्बे पैलेस। पहले मैंने एयरपोर्ट से आपको लेक वाकाटीपू का थोड़ा सा व्यू दिखाया था, फिर बीच में रुक के भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर व्यू दिखाया था। अब मैं सिटी से आपको लेक वाकाटीपू का व्यू दिखाऊंगी। थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद वापस क्राइस्ट चर्च की जर्नी शुरू करूँगी। लकीली इस बंदे ने गाड़ी निकाल ली और मुझे यहाँ पर पार्किंग मिल गई, वरना यहाँ पर पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल होती है। अभी यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप सिर्फ ये पानी की आवाज़ सुनो।
चलो अब निकलते हैं वरना बहुत लेट हो जाएंगे। बाय बाय क्वींसटाउन। एज़ पर मैप 6 घंटे लगेंगे बट ऑलमोस्ट 7 घंटे लग ही जाते हैं क्योंकि बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, रोड वर्क आ जाता है एंड बट मुझे लगेंगे 8 से 10 घंटे क्योंकि मुझे रास्ते में भी ब्लॉग शूट करना है। ये कैसी बोट है, कितनी फ़नी बोट है ये। ये कोई कर रहा है अपनी ज़िंदगी के मज़े। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वापसी की जर्नी। मैं उसी रास्ते से वापस जाऊँगी जिस रास्ते से मैं आई हूँ। सिटी से होते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगी एंड यहाँ पर ये वही इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो मैंने जाते हुए आपको दिखाए थे। एंड जो लोग मुझे बोलते हैं अरे आपके लाइन में तो लोग ही नहीं दिखते हैं, न्यूजीलैंड में तो लोग ही नहीं दिखते हैं, तो ये देख लो अभी मैं कितने सारे लोग आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी किसी ने मुझे बोला कि न्यूजीलैंड में लोग नहीं हैं, आप लोग नहीं दिखाती हो, तो मैं एक एक को पकड़ के उल्टा लटका दूंगी। अभी मैं क्वींसटाउन से बाहर निकली थी तो फिर मुझे मेरे सामने ये सुंदर सा व्यू आ गया। भाग गए मुझे देख के। ऐसे लग रहा है जैसे किसी खेत में नहीं चल रहे, खेत ही है वैसे ये। इन द मेमोरी ऑफ रॉबर्ट ली 1911 में ये इसके दोस्तों ने लगाया था। आई थिंक ये पानी पीने के लिए बनाया होगा उनके भेड़ बकरियों के लिए, पर आती कैसे होंगी यहाँ पर। चलो अभी आगे और भी तो चीज़ें देखनी है, वो भी देखेंगे। थोड़ा चली थी, आधा किलोमीटर आगे आई और यहाँ पे आते ही एक लेक आ गई। इसका नाम है हेज शो ग्राउंड। आई थिंक ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। चलो जाके थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं इसकी हिस्ट्री की फ़ोटो साथ में अटैच कर दूँगी, आप लोग बाद में पढ़ लेना। It took me an hour and maybe 10 minutes. Is it in loop? It's just a loop, yeah. Ah, okay. It's good. Alright. ये देखो यहाँ पे गार्डनिंग करी हुई है, गार्डनिंग नहीं वो प्लांटेशन करी हुई है शायद। थोड़ा पास से देखे। मुझे पता नहीं है ये पौधे किस चीज़ के हैं, पौधे हैं या पेड़ हैं, पर उनको स्ट्रेट रखने के लिए ना इस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है। ये पूरा एक ट्रेल बना हुआ है। वो ऊपर जो लड़का गया ना वो मुझे पूछ रहा था कि तुम नीचे जा रही हो क्या। मैंने कहा नहीं मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये ट्रेल कितना लंबा है, तो उसने बोला कि मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगे हैं। तो ये लूप में बना हुआ है, सर्कल करके आना है। हम सर्कल करने लगेंगे तो कल पहुँचेंगे क्राइस्टचर्च। बाय बाय लेक हेज, I will see you another time. टाटा। चलो तुम लोगों से भी मैं थोड़ा आगे चल के मिलती हूँ। अब क्वींसटाउन के आसपास ना बहुत सारी वाइनरीज हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत जगह पे ही ऐसे ग्रेप्स की खेती की हुई है। पीछे भी काफ़ी सारे थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो यहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैं रिकॉर्ड कर ली। सामने ये अंगूरों के फार्म्स हैं और ये सेंट्रल ओटागो जो है क्वींसटाउन, इसके आसपास जो भी वाइनरीज हैं उनके खेत हैं ये। एंड सामने जो आप देख रहे हो ये विंटर पाइन्स नहीं है, ये है फ्रॉस्ट फैन। इसका काम क्या होता है, रात को जो क्वींसटाउन का टेम्परेचर है वो बहुत नीचे चला जाता है, तो जो ज़मीन की हवा होती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है एंड ऊपर की हवा थोड़ी गर्म होती है। तो फ्रॉस्ट फैन उन दोनों को मिक्स करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो फसल है मरने से, डेड होने से बच जाती है। सुंदर लैंडस्केप लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ ये इतने बड़े बड़े फील्ड हैं, इनको ये मेंटेन कैसे करते हैं। पूरी की पूरी खेती एक ही साइज की होती है, मतलब ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं कि एक पौधा ऊपर है एक नीचे है, सबका साइज सेम रहता है। इस वैन के साइज से अंदाजा लगा लो
जब हम क्वींसटाउन से क्रॉम्बेल की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में बहुत सारे स्टॉप मिलते हैं, जैसे कि रोरिंग मैग जो है ये क्वींसटाउन से होगा अराउंड 40 किलोमीटर दूर एंड ये कावाराऊ गॉज में लोकेटेड है। गॉज बेसिकली क्या होता है, ये एक नैरो वैली होती है जो माउंटेन्स या हिल्स के बीच में एक डीप कट जैसे बनी होती है एंड ज़्यादातर टाइम्स ये रिवर के द्वारा ही कार्व्ड होती है। अभी सवाल ये है कि इसका नाम रोरिंग मैग क्यों पड़ा। रोरिंग मैग जो है ना, एक ये छोटा सा स्ट्रीम या वाटरफॉल के जैसा फ्लो है जो माउंटेन से तेज़ी से नीचे आता है, फिर जाके कावाराऊ रिवर में मिल जाता है। ये स्ट्रीम इतनी ज़ोर से गिरता है कि इसकी आवाज़ लिटरली ऐसा लगता है जैसे रोअर कर रही हो, इसीलिए इसका नाम रोरिंग मैग पड़ा। पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। यहाँ पे एक रिवर बोटिंग की बस भी आई है। उस पॉइंट पे जाके देखते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए ये पत्थर रखे हुए हैं। ये पत्थर चट का पौधा लग रहा है। लोग अपनी आरवीज लेके आए हुए हैं यहाँ पर। ये सामने इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड्स लगे हुए हैं जो आपको सेफ़ रहने में, इस जगह के बारे में जानने में, जिसकी हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं। अब ये देखो, ये जो सामने है ना, इसी को कावाराऊ गॉज बोलते हैं एंड इसके बीच में ये कावाराऊ रिवर बह रहा है। इसी पॉइंट का नाम जो है रोरिंग मैग रखा गया है। सामने जो वाटरफॉल देख रहे हो, इसका पानी पता है कहाँ से आ रहा है? बेसिकली यहाँ पर पास में ही ना एक हाइड्रो पावर स्टेशन लगा हुआ है, ये उसका वाटर डिस्चार्ज है, पर लगता है ऐसे है देखने में जैसे नेचुरली बना हो। ये नीचे उतरना आसान है, ऊपर चढ़ना मुश्किल। मेरी तो बैंड बज जाएगी आज रात को घर पहुँचते पहुँचते। फ़िलहाल मुझे कुछ स्पॉट खाने के लिए भी ढूंढना होगा। कॉफ़ी वगैरह की शॉप्स तो इन छोटे छोटे टाउन्स में जल्दी बंद हो जाती हैं, वो तो 3 बजे बंद हो जाएंगी। समझ नहीं आता कहाँ पे गाड़ी रोकूं। इतने सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिएटिव से स्टैचूज लगे हुए हैं ना, हर जगह पे लगे हुए हैं ये रास्ते में। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ क्रॉम्बेल में। क्रॉम्बेल जो है ये साउथ आइलैंड का छोटा सा प्यारा सा माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है एंड दिस टाउन इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री एंड नेचर। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इसको न्यूजीलैंड का फ्रूट बोल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेश चेरीज़, एप्रिकॉट्स एंड पीचेस मिलते हैं। इसके अलावा इसको सेंट्रल ओटागो वाइन रीजन का हार्ट भी माना जाता है। स्पेशली यहाँ की जो पिनो नुआ वाइन्स हैं वो वर्ल्ड फेमस है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, देन इट गोज़ बैक इनटू 1860s, जब यहाँ पर लोग गोल्ड ढूंढने आते थे, पर बाद में यहाँ पर लोगों की सेटलमेंट हो गई थी एंड यहाँ पर एक टाउन बस गया था। पर ये वाला जो क्रॉम्बेल टाउन है ये नया टाउन है। इससे पहले एक पुराना टाउन होता था जो डिसअपीयर हो गया था पानी के नीचे। उसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। मैं ना यहाँ से जा रही थी, फिर मेरी नज़र पड़ गई इस वैन पर। क्रॉम्बेल बस इतना सा ही टाउन है जितना ये दिख रहा है ना, बस पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, वरना इतना ही है। और ये स्केटिंग के लिए बना हुआ है, बच्चों के लिए। ये यहाँ का एक पॉपुलर लैंडमार्क है। कोई फ्रूट्स खाएगा दोस्तों? यहाँ पे बड़े बड़े फ्रूट्स लगे हुए हैं। मुझे सामने सब्वे दिख रहा था, पर सब्वे खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे कुछ इंडियन खाने का मन कर रहा था, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जब तक मैं किसी ऐसे शहर में पहुंचती यहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट होता तब तक वो बंद हो जाता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा था ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भूखे रहने से तो यही बेटर है कि मैं सब्वे ही खा लूँ। पता नहीं आगे कुछ मिले या ना मिले। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ एंड छोटे छोटे टाउन्स में वेजिटेरियंस के लिए कुछ खास ऑप्शंस होते नहीं हैं। मील मेरा हो गया कंप्लीट। अब चलो जल्दी से निकलते हैं। अब मैं बीच में सिर्फ 1-2 जगह पे ही रुकूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ सीधा जाके लेक टिकापू पे ही रुकूंगी और कहीं भी नहीं रुकूंगी। एंड ये देखो दोस्तों, सामने क्या है? दारू का ठेका। आहा,
ए, ये मत समझना कि मैं दारू पीती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ, पर मुझे ये पता है कि तुम में से खूब सारे लोग दारू पीते हैं। सच बोला ना मैंने? बताओ बताओ। ये जो सामने लेक है ना, इसका नाम है लेक डंस्टन। आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर एक ओल्ड क्रॉमवेल टाउन हुआ करता था जो बाद में डिसअपीयर हो गया था। उसका लिंक इसी लेक के साथ है। बेसिकली ये जो लेक है ना, ये मैन मेड लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है। ये बनी थी जब 1980s एंड 1990s में क्लाइड डैम बना था। वो डैम बना था क्लूथा रिवर के ऊपर, जो कि न्यूजीलैंड का एक बहुत ही पावरफुल रिवर है। एंड जब ये डैम बना तो इस एरिया में काफ़ी हैवी फ्लडिंग हुई थी एंड उसके कारण जो पुराने क्रॉमवेल का बहुत सारा हिस्सा ना पानी के अंदर डूब गया था एंड उसके रिमेन्स अभी भी इस पानी के अंदर ही है। एंड ये जो लेक है ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, न्यूजीलैंड इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करता है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द फेमस वाइनरीज एंड ऑर्चर्ड्स। मज़े से खा रही हैं अपना, और यहाँ पे ना खेतों में ऐसे सिंचाई की जाती है। ये स्प्रिंकलर्स हैं और ये ज़मीन के अंदर लगे होते हैं। ऐसे बड़े स्प्रिंकलर्स भी लगे होते हैं पानी देने के लिए खेतों को। ये देखो स्प्रे कर रहा है पानी। यहाँ पे भी बहुत सारी हैं काउस और उधर भेड़ बकरियाँ हैं। दोस्तों ऐसे क्यों देख रहे हो? ओके बाय बाय। ये जो सामने आपको बंडल पड़े दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, जो न्यूजीलैंड के जो फार्मर्स हैं वो अपने एनिमल्स के लिए विंटर का फूड स्टॉक इकट्ठा करके रखते हैं। यहाँ पर जो भी घास फूस होता है या गीला चारा होता है उसको वो लोग टाइटली पैक करके रख देते हैं प्लास्टिक में, ताकि जब विंटर में फ्रेश ग्रास अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पे ये लोग अपने एनिमल्स को आराम से फीड कर सके। पहुँची हूँ टारस। टारस एक यहाँ का छोटा सा विलेज है। कितना छोटा है मैं दिखाती हूँ। ये इतना छोटा है कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सिर्फ इतना सही है। और जो इसकी मेन अट्रैक्शन है वो है ये कैफ़े। जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते ही आते हैं और जो रास्ते से गुजरते हैं वो भी जाते हैं। ये क्राइस्ट चर्च से ले क्वींसटाउन के बीच में आता है। आई थिंक क्वींसटाउन से ये 1.5-2 घंटे के रास्ते में, 1.5 घंटा है शायद। अभी ये 3 बजे बंद होता है, अभी 4:30 बज गए हैं तो मुझे अभी कॉफ़ी मिलेगी नहीं, पर लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी और इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है तो वर्थ इट है, क्योंकि बहुत सिटी से बहुत दूर भी है तो सारा सामान लेके आना पड़ता है इन लोगों को। और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, कॉफ़ी भी काफ़ी यम्मी थी। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहो और अगर आप क्वींसटाउन आ रहे हो, इस कैफ़े में कॉफ़ी ज़रूर पी के जाना, बट ये 9 से 3 बजे के बीच में ही ओपन होता है। अभी जो नेक्स्ट अट्रैक्शन है उसका नाम है लिंडीज़ पास। इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग लोक कहानियाँ एंड फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। लिंडीज़ पास जो है ये क्वींसटाउन से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, जिसको तय करने के लिए लगते हैं 2 से 2.5 घंटे बाय रोड। एंड क्राइस्टचर्च से इसकी दूरी है अराउंड 340 किलोमीटर। इसको तय करने में लगते हैं करीब 4 से 5 घंटे। इट रियली डिपेंड्स ऑन कि रास्ता कैसा है, मौसम कैसा है। लिंडीज़ पास अपने यूनिक लैंडस्केप की वजह से फेमस है एंड यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत ही सिनेमैटिक फील देता है, एटलीस्ट मुझे तो। इस पास के ड्राई ब्राउन गोल्डन माउंटेन्स जो हैं, जो न्यूजीलैंड की बाकी ग्रीन सीनरी है उससे बहुत डिफरेंट लगता है। ये एक हाई एल्टीट्यूड पास है एंड जिसकी ऊंचाई है लगभग 971 मीटर्स, जो कि करीब होती है 3186 फीट अबव द सी लेवल। अभी क्वींसटाउन से लिंडीज़ पास की तरफ जाते हुए हम जिन माउंटेन्स के थ्रू जा रहे हैं इनको बोलते हैं एल्पाइन माउंटेन रेंजेस। लिंडीज़ पास का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये सेंट्रल ओटागो एंड मैकेंजी बेसिन के बीच में एक क्रूशियल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, स्पेशली स्टेट हाईवे 8 के थ्रू। अगर मैं इसकी ज्योग्राफी एंड फैक्ट से हट के बात करूं तो इस पास के साथ बहुत सारी लोक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल प्रेजेंस है जो कि मोस्टली रात को फील होती है एंड कभी कभी दिन में भी लोग फील करते हैं। कई ड्राइवर्स ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने रात को यहाँ पर एक मिडिल एज्ड आदमी को पुराने कपड़ों में लिफ्ट मांगते हुए देखा है। कई लोगों ने उसको लिफ्ट दी भी है, बट आगे जाके जब उन्होंने पीछे देखा है गाड़ी में तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। कई ड्राइवर्स ने तो ये भी क्लेम किया है कि उनकी गाड़ी अचानक स्लो हो जाती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उनको रोक रही हो, एंड गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाता है जबकि हीटर जो है फुल पर होता है। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर दिन में भी अजीब सी साइलेंस एंड हैवीनेस फील होती है। आपको लगता है कि चाहे यहाँ पर कोई भी नहीं है, बट फिर भी लगातार कोई दूर से आपको देख रहा है।
लोकल लोग ये मानते हैं कि माउंटेन्स हमेशा आपको सुन रही होती हैं, आपको देख रही होती हैं। यहाँ से जाते टाइम कई ड्राइवर्स को ऐसा भी फील होता है कि उनकी गाड़ी की पिछली सीट पे कोई बैठा हुआ है, एंड गाड़ी के शीशे में से बार बार पीछे देखते हुए कई बार ये फीलिंग इतनी इंटेंस हो जाती है कि उनको गाड़ी पुल ओवर करनी पड़ती है। चलो अभी हम थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं और आप मुझे बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है इस जगह को लेके। बच्चे सबके सेम होते हैं, चाहे गोरों के हो चाहे हमारे हो, चिल्लम चिल्ली, बात ना मानो तो चिल्लम चिल्ली। यहाँ पे हमने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं और ये आसपास माउंटेन्स है। यहाँ पे इन्होंने लुकआउट बनाया हुआ है सीनरी एंजॉय करने के लिए। चलो दोस्तों, मैं अपनी कहानी फिर से कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनका एक और स्टोरी में भी मानना है। उनका मानना है कि यहाँ पर एक ट्रैवलर एक स्नो स्टॉर्म में फंस गया था एंड उसके बाद उसकी आत्मा यहीं पे भटक रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इन माउंटेन्स के बीच में रात को 1-2 बजे बहुत बार ड्राइव किया है एंड मैंने भी कई बार फील किया है कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ है, जहाँ मेरी कार की राइट विंडो में कोई खड़ा हुआ है। बट वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ उस रात के अंधेरे में एंड आई एम सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। आगे बहुत किलोमीटर्स तक कोई आबादी नहीं है, पीछे कोई आबादी नहीं है एंड रात को ये यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है एंड यहाँ पर पिच डार्क होता है एंड रात को 1-2 बजे बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पर ट्रैवल कर रही होती हैं, तो आपको बहुत किलोमीटर तक कोई गाड़ी भी नहीं मिलती है। तो जब आपको पता है कि आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो डर की वजह से, थकावट की वजह से या सडन वेदर चेंज की वजह से आपका मन भ्रम क्रिएट करता है। अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बोलूँ तो ये सब भ्रम हो सकता है एंड एक्सट्रीम कोल्ड, आइसोलेशन एंड डार्कनेस ह्यूमन ब्रेन को ट्रिक करते हैं, जिससे जो शैडोज़ हैं, जहाँ भ्रम है, वो आपको रियल लगते हैं। मैं तो इसको मन का एक भ्रम ही मानती हूँ। आप बताओ अगर आपको अदरवाइज़ फील होता है। बताओ, आपको भी लग रहा है सामने से कोई आपको दिख रहा है क्या? यहाँ भी खेतों को पानी लगाया जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर रुकी हूँ और यहाँ पर मेरा रुकने का रीज़न जो है वो ये ब्लू लेक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रुकने का मेरा रीज़न है वो सामने जो माउंटेन है, ये माउंटेन का नाम है माउंट कुक एंड ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी जो हाइट है वो है 12,000 इन फीट एंड 3,700 इन मीटर्स एंड ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट माउंटेन है। अभी हम पहुंच गए लेक टिकापू पे। लेक टिकापू एक बहुत ही सुंदर टर्कोइश कलर का लेक है जो साउथ आइलैंड के कैंटरबरी रीजन में पड़ता है। क्वींसटाउन से इसकी डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 256 किलोमीटर एंड क्राइस्टचर्च से है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 226 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं लेक टिकापू की हिस्ट्री की कि इसका नाम कैसे पड़ा और इसका बर्थ कैसे हुआ, तो जो लेक टिकापू का नाम है ये माओरी भाषा की शब्द टाकापू से आया है, जिसका मतलब होता है नाइट कैंपिंग प्लेस। ये एरिया पहले माओरी लोगों का ट्रेडिशनल ट्रैवल रूट होता था। बाद में 18th सेंचुरी में यूरोपियन सेटलर्स यहाँ पर आए एंड उन्होंने शीप फार्मिंग स्टार्ट की। पर आज लेक टिकापू टूरिज्म का एक मेजर हब बना हुआ है, स्पेशली स्टार गेजिंग के लिए। सामने है चर्च ऑफ गुड शेफर्ड। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। ये 1935 में बना था, बट इसको मैं अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीक भी मुझे क्वींसटाउन जाना है। इस हफ्ते मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज़ मुझे रात होने से पहले माउंटेन एरिया से बाहर निकलना है। पहले ये ब्रिज जैसा दिखता था, अभी इन्होंने ऐसा बना दिया। यहाँ पर ना विशिंग वेल भी है, चलो देख के आते हैं। ये है विश मांगो कुआ। आई थिंक ये बाल्टी से पैसे डालते हैं और वो नीचे चला जाता है। ये देखो कितने सारे पैसे पड़े हैं और ऊपर लॉक भी लगाया हुआ है। बाल्टी में जगह तो है नहीं कॉइन्स पास होने के लिए।
आई थिंक ये डेकोरेशन के लिए लगा हुआ है, कॉइन सीधा कुएं में ही डालते होंगे लोग। अगर हम बात करें कि लेक टेकापू बना कैसे था, या इसका बर्थ कैसे हुआ था, तो लेक टेकापू जो है ये लास्ट आइस एज के दौरान बना था, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 14,000 to 20,000 ईयर्स बैक। उस समय बड़े बड़े ग्लेशियर्स साउथर्न एल्प्स से नीचे मूव कर रहे थे। इन ग्लेशियर्स ने ग्राउंड को स्क्रैप करके एक डीप वैली बना दिया। जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो ग्लेशियर्स पिघल गए एंड उस वैली में पानी भर गया। इस तरह से लेक टेकापू का निर्माण हुआ। अब सवाल ये है कि इसका पानी इतना ब्राइट टर्कोइश ब्लू कलर का क्यों होता है। सबसे पहले ये कोई नॉर्मल लेक नहीं है, इसका पानी आता है ग्लेशियर से, मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। मेल्ट होते टाइम ये रॉक्स के टाइनी पार्टिकल्स को अपने साथ ले आते हैं एंड यही पार्टिकल्स जो होते हैं सनलाइट को स्कैटर करते हैं एंड ब्लू एंड टर्कोइश वेवलेंथ क्रिएट करते हैं। इसी कारण से जो ब्लू लेक है, लेक टेकापू, दुनिया की सबसे सुंदर लेक में से एक मानी जाती है। अभी सनलाइट नहीं है, इसी वजह से इसका जो ब्लू कलर है उठ के नहीं आ रहा, पर अगर आप मेरे ब्लॉग के बिगनिंग में जाओ तो मैंने बहुत सारे फ्लाइट के शॉट्स डाले हुए हैं जिसमें इसका कलर ब्लू दिख रहा है। मैंने लेक टेकापू के बहुत सारे शॉट्स अपने दूसरे चैनल पर एंड इंस्टाग्राम पर भी डाल रखे हैं एंड मैं आगे भी डालती रहूँगी। 3 घंटे का रास्ता पड़ा है और मुझे लग नहीं रहा कि रास्ते में मुझे कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। जब तक मैं जराल्डीन में पहुंचूंगी यहाँ पे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, यहाँ पर पहुंचूंगी यहाँ बंद हो जाएंगे, फिर ओल्स्टन पहुंचूंगी वहाँ पर बंद हो जाएंगे, फिर जब अपनी सिटी में पहुंचूंगी क्राइस्टचर्च में तो वहाँ भी बंद हो जाएंगे। देखती हूँ अभी, वरना तो घर में ही जाके कुछ सैंडविच वगैरह बना के खाना पड़ेगा। पता है, मुझे लगता है मैं अंधेरा होने से पहले इन माउंटेन रेंजेस से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे घर पहुंचने के लिए 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। यार, मैं पहले पहुंच सकती थी पता है, पर मुझको व्लॉग रिकॉर्ड करना था। अभी मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पे भी गाड़ी रोकी थी, बट फिर यहाँ पे कोई था ही नहीं तो मैंने फिर से भगा ली। ये मैं फेरेली पहुंच गई थी। इसके बाद माउंटेन स्टार्ट होने वाली थी जराल्डीन तक एंड पूरा अंधेरा हो गया था। एंड पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं उस स्ट्रेच पे पहुंची हूँ उसके बाद तो माहौल ही अजीब हो गया। चारों तरफ सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स थी। पिच डार्क था, सिर्फ मेरी हेडलाइट की रोशनी थी, ना कोई गाड़ी थी ना कोई इंसान था। इतना साइलेंस था कि हवा की आवाज़ भी जो थी ना वो अलग ही तरह से सुनाई दे रही थी और मुझे उसी आवाज़ से भी डर लग रहा था। एंड उस टाइम पे पता है क्या हुआ, मैंने जितनी भी हॉरर मूवीज़ देखी थी ना सब एक एक करके मुझे याद आने लग गई। इवन वो मूवी भी जो कभी ज़िंदगी में याद नहीं आई ना, इस टाइम पे वो सारी मुझे याद आ रही थी। एंड सबसे फ़नी पार्ट जो था वो था कि जो भूतों से मुझे कभी डर भी नहीं लगता था, मुझे लगता था ये कोई भूत है, उनके थॉट भी मुझे आके डरा रहे थे। मैं तो रियर व्यू मिरर में भी नहीं देख रही थी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मैं पीछे देखूंगी तो कोई बैठा होगा मेरी गाड़ी में। और मुझे हमेशा लगा था, यही लगता जा रहा था कि आगे भी कोई हो सकता है, पीछे भी कोई हो सकता है, और ऊपर से सिग्नल भी नहीं था फ़ोन में। तो मैंने फिर लगातार पाठ करना शुरू कर दिया। मैं रुक ही नहीं रही थी, मैं नॉन स्टॉप पाठ करे जा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने पाठ करना 1 सेकंड के लिए भी रुका, इमीडिएटली मेरी आत्मा मेरे शरीर से लॉग आउट हो जाएगी। फाइनली मैं जराल्डीन पहुंच गई थी, पर पूरा शहर सो गया था, सिर्फ कुछ गाड़ियां रास्ते से जा रही थी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा और मैं रुक गई, पर ये बंद हो गया था क्योंकि अभी 9:15 हो गए थे रात के और ये 8:30 बंद होता है। पर पता है यहाँ पे मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया, ये जो 2 लाइट्स थी ना, स्ट्रीट लाइट्स, ये फ्लैश कर रही थी। अगर मैंने उस टाइम पे नोटिस कर लिया होता है ना तो मेरी बैंड बज जाती। बाद में ये मैंने कैमरे में नोटिस किया क्योंकि आगे भी 1-1.5 घंटे का रास्ता ऐसा था जहाँ पे मुझे अकेले ट्रैवल करना था, तो अच्छा हुआ मैंने तब नोटिस नहीं किया। बर्गर किंग भी बंद है, जाना पड़ेगा यहाँ से भी। एशबर्टन इज़ द लास्ट सिटी क्राइस्टचर्च से पहले, बस इसके बाद जो अगली सिटी आएगी वो क्राइस्टचर्च ही आएगी। सेवन 20 हुए हैं रात के और मैं पहुँच गई हूँ घर। अभी बस आज मैं थक गई हूँ काफ़ी, तो अब जाके सो जाऊँगी। अब मैं मिलूँगी सुबह आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।